नमस्कार, मेरा नाम साक्षी पांडे है और आज की जो विषय वस्तु है वो महाभोज उपन्यास पे है। महाभोज उपन्यास मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है और यह उपन्यास 1979 ईस्वी में लिखा गया था। हालांकि इसी उपन्यास पर मनु भंडारी ने नाटक भी लिखा 1982 में और इस नाटक का जो मंचन था वो राष्ट्रीय नाट्य मंडल रंग मंडल द्वारा इसे 1982 में प्रकाशित किया गया था। अच्छा, किसी भी जब उपन्यास का हम विश्लेषण करते हैं, चाहे जो भी उपन्यास हो, उसके कुछ तत्व होते हैं। उपन्यास के 6 तत्व होते हैं जिसके आधार पर किसी भी रचना का विश्लेषण किया जाता है। पहला, एक उपन्यास की एक कथा वस्तु होगी। अच्छा, कथा वस्तु के बाद कथा वस्तु में पात्र भी होंगे, यानी पात्र योजना। कथा वस्तु, पात्र योजना। अच्छा, पात्र योजना के बाद उनके बीच संवाद भी होगा। संवाद के बाद संवाद की एक भाषा शैली होगी और भाषा शैली अपने वातावरण से प्रभावित रहेगी। तो भाषा शैली और वातावरण भी हो गया और एक उपदेश्य। तो उपन्यास के 6 तत्व हो गए: कथा वस्तु, पात्र, वातावरण, संवाद योजना, उपदेश और भाषा शैली। ये 6 चीज़। अब हम समझते हैं कि महाभोज उपन्यास की कथा वस्तु क्या है। पहले मैं बता दूं कि महाभोज उपन्यास एक राजनीतिक उपन्यास है जो कि घटना प्रधान उपन्यास है और लिखा गया 1979 में। तो अगर भारत की राजनीतिक स्थिति 1979 में हम देखें तो हम पाएंगे कि 1975 में ही इमरजेंसी लागू हुआ था और इमरजेंसी लागू होने के बाद ही इंदिरा गांधी की सरकार गिरी भी थी और जनता पार्टी की सरकार अप की थी, ग्रो की थी। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो उपन्यास लिखा गया महाभोज, ये उलटफेर के समय का लिखा गया उपन्यास है। लेकिन इस उपन्यास की जो केंद्र वस्तु है, मतलब कि जो घटना मुख्य है, वो बिहार की घटना है। बिहार में 1977 में आप बिहार में देखेंगे तो एक बिलेछी कांड हुआ था जिसमें दलित वर्ग के बस्ती को कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे लोग मर भी गए थे। तो ये घटना उसी के बीच की मेन कड़ी है। मनु भंडारी ने उसी घटना को, मुझे लगता है कि केंद्र में रख के लिखा है महाभोज उपन्यास। महाभोज उपन्यास पर अब हम विश्लेषण करेंगे थोड़ा। महाभोज उपन्यास की कथा वस्तु जानने का प्रयास करें तो क्या होता है कि बीशु एक पात्र है। बीशु के मृत्यु से ही उपन्यास शुरू होता है, लेकिन कहानी को थोड़ा रिमाइंड करने की ज़रूरत है। बीशु, जिसे विशेषर का नाम दिया गया है, विशु एक दलित वर्ग का पढ़ा लिखा पात्र है। वो दलित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम करता है और न्यूनतम मजदूरी पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको कहता है, उनके अधिकारों के प्रति उनको जगाने का भी काम करता है। अच्छा, इन सब के कारणवश वहाँ के जो सरोवा गांव के जो ज़मींदार रहते हैं, सरोवा गांव के ज़मींदार जोरावर पात्र है, दूसरा पात्र है। यानी एक पात्र से आप परिचित हुए जिसका नाम विशु है, दूसरे पात्र से आप परिचित हुए जिसका नाम जोरावर है। जोरावर सरोवा गांव का ज़मींदार है। वो विशु को ये सब करता देखता है तो वो उस पर षड्यंत्र करके जेल में डाल देता है। 4 साल के लिए उसे नक्सलवादी घोषित करके जेल में डाल दिया जाता है उसे जेल में डालने के बाद 4 साल बाद वो आता है, लेकिन फिर वो समाज सेवा नहीं छोड़ता, दलित चेतना के लिए फिर काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच क्या होता है कि एक छोटी सी राजनीतिक घटना और घटती है। जोरावर, जो कि मैंने बताया कि सरोवा गांव का ज़मींदार है, वो दलित बस्ती में आग लगा देता है और दलित बस्ती में आग लगाने के कारण कई सारे लोग मर जाते हैं। और इसी घटना का प्रमाण इकट्ठा करने के लिए विशु जुट जाता है और विशु प्रमाण भी इकट्ठा करता है और दिल्ली जाने की तैयारी करता है। जोरावर को पता था कि विशु अगर दिल्ली पहुंच गया तो कई राजनीतिक चेहरे खुल जाएंगे और ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसी बीच जोरावर, जो कि राजनीतिक गुंडा है सरोवा गांव का, वो हत्या करा देता है विशु की। तो विशु की हत्या हो चुकी।
अब एक टर्निंग पॉइंट और आता है उपन्यास में। विशु की हत्या के बाद तुरंत ही सरोहा गांव में उपचुनाव होने वाला था और उपचुनाव के बीच जो वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री थे दत्ता साहब, तीसरा कैरेक्टर याद करिए, तो दत्ता साहब और विरोधी पार्टी शुक्ल बाबू, चौथा कैरेक्टर, दत्ता साहब और शुक्ल बाबू के बीच में कंट्राडिक्शन था। चुनाव में दो विरोधी गुट के लड़े हुए थे। तो जो शुक्ल बाबू थे वो अपना कैंडिडेट उतारे थे और दत्ता साहब थे जो वो अपना कैंडिडेट उतार दिए थे। दत्ता साहब का कैंडिडेट लल्लन सिंह था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल कंफर्म है, लल्लन सिंह ही था। तो लल्लन सिंह क्या होता है कि जीत जाता है लल्लन सिंह उपचुनाव में। अब लल्लन सिंह का ही आदमी जोरावर था। एक कड़ी समझिए, राजनीति में एक कड़ी होती है, कड़ी भ्रष्टाचारों की। तो दत्ता साहब जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री थे वो तो भ्रष्ट थे ही। भ्रष्ट मुख्यमंत्री भ्रष्ट कैंडिडेट को चुनता है जिसका नाम लल्लन सिंह था, और लल्लन सिंह भ्रष्ट जमींदार को चुनता है जो जोरावर था। जोरावर ने ही विशु की हत्या कराई थी। तो लल्लन सिंह का आदमी जोरावर था, फंसने तो देना नहीं था इसे। अब होता क्या है कि अब जोरावर को सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा जाए, उसको सेफ कैसे किया जाए, इसके बीच विशु की हत्या की जांच के लिए सक्सेना साहब की नियुक्ति होती है। सक्सेना साहब बड़े ईमानदार अधिकारी होते हैं। दत्ता साहब को टेंशन हो जाती है, कितना ईमानदार अधिकारी अगर विशु की हत्या की जांच पड़ताल करेगा तो केस सामने आ जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। सक्सेना साहब को हटा दिया जाता है और डीआईजी साहब विशु की हत्या की जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जांच पड़ताल स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्योंकि वो दत्ता साहब के ही आदमी हैं डीआईजी साहब, तो वो झूठी रिपोर्ट पेश करेंगे ही। और झूठी रिपोर्ट पेश करते हैं और अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि दरअसल विशु की जो मौत है वो उसके बेस्ट फ्रेंड विंदा ने की है। जबकि विंदा विशु का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो शुभचिंतक भी होता है, उसे बहुत प्रेम भी करता रहता है, वो मार ही नहीं सकता था। तो डीआईजी साहब रिपोर्ट में ये साबित करते हैं और एक तर्क भी देते हैं। तर्क भी ये रहता है कि दरअसल होता ये है कि विंदा की जो शादी होती है वो रुकमा से होती है। तो डीआईजी साहब ये साबित करते हैं कि रुकमा और विशु में प्रेम संबंध था और रुकमा की शादी विंदा से हो गई, जिसके कारण विंदु दुखी था विशु, और दुखी ही नहीं था, विवाह के बाद भी इनका अवैध संबंध रुकमा से विशु का चालू रहा। और इसी के द्वेष में आकर विंदा ने विशु की हत्या कर दी। बताइए, ये तर्क दिए जाते हैं। इस तर्क के बाद विंदा पर दोष मढ़ दिया जाता है। विंदा कई सारी बेहतरीन संवाद पेश करता है कि आपने कानून को तो बाजारू औरतें घोषित कर दिया है साहब, जिनके घर पैसा होगा वो बैठा लेंगे। इसके अलावा भी कई सारे तर्क हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की, भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं की चर्चा महाभोज उपन्यास में की गई है, जो राजनीतिक स्थिति का भी अच्छा हवाला देता है। मनु भंडारी के विषय में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा उनके विषय में भी कर दूं। तो मनु भंडारी का जन्म 1931 में एमपी में हुआ था और इनकी शादी राजेंद्र यादव से हुई थी। लगभग 2 भाई 2 बहन थे। पिता का नाम इनके सुखवंत राय था, अरुण कुमारी माता का नाम था। इन सब के बावजूद इन्होंने 1947 में अजमेर से ही इंटर पास किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। ये सारी चीज़ें हैं। ये तर्कभूमि इनकी है। कई बहुत सारे उपन्यास भी लिखे, एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, फलाना फलाना। आप देख लीजिए, इनको एक राजेंद्र यादव से बेटी भी हुई थी रचना। इन सब के साथ मैं कहूँगी कि एक बार आप महाभोज उपन्यास पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। बढ़िया उपन्यास है और राजनीति पर तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने। मनु भंडारी खुद एक कोटेशन देती हैं कि ये राजनीतिक माहौल का लिखा हुआ घटना प्रधान उपन्यास है।
गोपाल राय भी कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति और जनता पार्टी की स्थिति की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास है। इसके अलावा मधुरेश भी अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि पहली बार किसी महिला ने इतना बेहतरीन परंपरागत तर्क को तोड़ते हुए अब ऐसा उपन्यास लिखा, राजनीतिक उपन्यास है ये तो, और मनु भंडारी के परिप्रेक्ष्य से लिखा गया है। तो पहली बार किसी महिला ने इतनी सशक्त राजनीतिक उपन्यास लिखा जो और इतना फेमस हुआ। धन्यवाद।